मैं एक सुनसान रास्ते पर चल रहा हूं। चारों तरफ टूटे हुए मकान, जंग लगे दरवाजे और दूर कहीं से आती हवा की सिसकियां। ये जगह मानो किसी पुरानी किताब के फटे पन्नों में छुपी हो। मैं इस शहर में नया हूं, या शायद पुराना। मुझे नहीं पता मैं यहां क्यों हूं। बस इतना जानता हूं कि यहां जवाब मिल सकते हैं, पर किस सवाल के? शायद वही सवाल जो हर इंसान अपने सीने में दबा के रखता है। हम यहां क्यों हैं? जिंदगी का मतलब क्या है? और शायद कोई मतलब है भी या नहीं। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए मुझे पहला शख्स दिखता है। एक बुजुर्ग जिसके चेहरे पर बस ना खुशी है ना गम, बस एक अजीब सी खामोशी। वो मेरी तरफ देखता है और कहता है, मीनिंग? ये शब्द इंसान ने अपनी डर को दबाने के लिए बनाया है। नंबर 1, नाइलिज्म। मैं उसके पास बैठ जाता हूं। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून है, जैसे उसने पूरी दुनिया को समझ लिया हो। बेटे, ये दुनिया, ये लोग, ये रिश्ते, सब एक झूठ है। तू जिंदगी में चाहे जितना दौड़ ले, आखिर में तेरे हाथ क्या आएगा? एक कब्र और मिट्टी की गंध। वो आगे झुककर फुसफुसाता है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। मैं पूछता हूं, तो फिर जीने का मकसद? वो मुस्कुराता है, जीना ये बस एक एक्सीडेंट है। तू पैदा हो गया क्योंकि तुझे होना था, और तू मर जाएगा क्योंकि तुझे मरना है। उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसने मेरे अंदर के सभी सहारे तोड़ दिए हों। उसके लिए दुनिया सिर्फ एक सिस्टम है, बनती है, टूटती है और फिर से बन जाती है। लेकिन यह सिस्टम किसी इमोशन, किसी मोरालिटी, किसी गॉड को नहीं मानता। उसके जाने के बाद सड़क और भी सुनसान लगती है, पर मैं आगे बढ़ता हूं और अगले मोड़ पर एक आदमी खड़ा है जो मेरी आंखों में ऐसे देख रहा है जैसे वो मेरे मन के सारे राज से जानता हो। नंबर 2, सोलिप्सिज्म। वो आदमी मेरी आंखों में बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसकी नजर में कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं, बस एक अजीब सा यकीन। मैंने पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो हल्की सी मुस्कान देता है, क्योंकि तुम असली नहीं हो। मेरे कदम ठिठक जाते हैं। क्या मतलब? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता है। मतलब ये कि ये दुनिया, ये सड़क, ये ठंडी हवा, सब मेरे दिमाग की कल्पना है। तुम भी मेरे माइंड के अंदर एक कैरेक्टर हो। मैं हंसने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसकी आवाज में जो सर्टेनिटी है वो मेरी हंसी को रोक देती है। वो कहता है, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास मेमोरी है, चाइल्डहुड है, ड्रीम्स हैं, लेकिन ये सब सिर्फ मेरी स्टोरी का हिस्सा है। मैं जवाब देता हूं, और अगर मैं कहूं कि तुम मेरी कल्पना हो, वो पल भर चुप हो जाता है, फिर हल्का सा सिर झुकाकर कहता है, फिर भी मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरी दुनिया में मैं ही क्रिएटर हूं। उसके पीछे से एक दीवार है जिस पर लिखा है, रियलिटी इज नॉट शेयर्ड, इट्स ओन्ड। मुझे एहसास होता है ये शख्स सोलिप्सिज्म का कैदी है। उसकी दुनिया में कोई और सच नहीं। उसकी आंखों में हर इंसान, हर चीज एक शैडो है जो उसके दिमाग की रोशनी से बनती है। वो धीरे से फुसफुसाता है, तुम चाहो या ना चाहो, अगर मैं तुम्हें बंद कर दूं, तुम मेरी दुनिया से गायब हो जाओगे। मेरे कदम अपने आप पीछे हट जाते हैं। ये बातचीत मेरे अंदर एक अजीब डर भर देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी किसी और के माइंड में सिर्फ एक कैरेक्टर हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कॉन्शियसनेस भी किसी के कंट्रोल में है? मैं उस जगह से भागता हूं और दौड़ते दौड़ते मैं एक पुराने मंदिर जैसे भवन के सामने पहुंच जाता हूं, जहां दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है जिसके चेहरे पर पूर्ण शांति है, जैसे उसकी आत्मा किसी भी हलचल से परे हो। नंबर 3, स्टोइसिज्म। मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर धीमी सी रोशनी और दीवारों पर समय के निशान। बीच में एक आदमी बैठा था, सीधा, स्थिर, और उसकी आंखों में एक ऐसी मजबूती जो तूफान को भी शांत कर दे। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो? उसने बिना पलक झपकाए कहा, मैं वो हूं जिसने खुद को जीत लिया है। मैंने पूछा, खुद को जीत लिया, इसका क्या मतलब? वो मुस्कुराया, मतलब ये कि मैंने अपने डर को, अपनी गुस्से को, अपनी उम्मीदों को काबू में कर लिया है। अब अगर दुनिया मेरे खिलाफ हो भी जाए, मैं टूटूंगा नहीं। मैंने पूछा, और अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे? वो शांत स्वर में बोला,
तो मैं उसे माफ कर दूंगा, क्योंकि वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। स्टोइसिज्म सिखाता है जो तुम्हारे कंट्रोल में है सिर्फ उसी पर ध्यान दो, बाकी सब नेचर का काम है। उसके शब्द तलवार की तरह सटीक थे, लेकिन उनमें एक अजीब सुकून था। दर्द आएगा, लोग धोखा देंगे, मौत भी आएगी, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्थिर है तो कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, इमोशन एक आग है, अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तुम्हें जला देगी। मुझे लगा जैसे उसकी हर बात मेरे भीतर गूंज रही हो। उसके चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई उम्मीद, बस एक्सेप्टेंस। जाते जाते उसने कहा, अगर तू अपनी किस्मत से लड़ना छोड़ दे तो जिंदगी तुझे हर चोट का दर्द देना बंद कर देगी। मंदिर से बाहर निकलते ही हवा में ठंडक और बढ़ गई। अब मैं शहर के और गहरे हिस्से में था, जहां एक टूटी फूटी लाइब्रेरी दिख रही थी। अंदर एक आदमी किताबों के ढेर में दबा बैठा था। उसके चारों तरफ अनगिनत पन्ने बिखरे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या हमें सच में कुछ पता है या सब झूठ है? नंबर 4, एपिस्टेमोलॉजिकल नाहिलिज्म। पुरानी लाइब्रेरी के अंदर घुसते ही धूल मेरी सांसों में उतर गई। किताबों के पन्ने फटे हुए, अक्षर धुंधले, जैसे किसी ने जानबूझकर सच को मिटाने की कोशिश की हो। बीच में एक आदमी बैठा था, झुका हुआ, हाथ में एक किताब और होठों पर बड़बड़ाहट। मैंने पास जाकर पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। मैं पढ़ नहीं रहा, मैं खोज रहा हूं। क्या खोज रहे हो? वो अचानक उठ खड़ा हुआ। सच। उसके शब्द कमरे की ठंडी हवा में गूंज उठे। तुम सोचते हो कि तुम्हें जो पता है वो सच है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये दुनिया सच में मौजूद है? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारी यादें असली हैं? मैं चुप रहा। वो आगे बोला, हम जो कुछ भी जानते हैं वो किसी और ने हमें सिखाया है। किताबों में लिखा, लोगों ने बताया, स्कूल में पढ़ाया, लेकिन क्या किसी ने खुद जाकर वेरीफाई किया है, या हम सब बस उधार ली गई ज्ञान पर जी रहे हैं? उसने अपनी किताब जमीन पर फेंक दी। एपिस्टेमोलॉजिकल नाहिलिज्म कहता है कि किसी भी ज्ञान की ऑथेंटिसिटी साबित करना असंभव है। तुम्हारा सच सिर्फ एक कहानी है जो तुम्हें सुनाई गई। उसकी बातों ने मेरे अंदर एक अजीब खालीपन भर दिया। अगर सच को साबित ही नहीं किया जा सकता तो हम किस पर भरोसा करें? वो धीरे से मेरी ओर झुका। अगर कल कोई तुम्हें कहे कि यह सब एक झूठ था, तो क्या तुम मान लोगे, या फिर तुम सच का कोई और रूप खोजने निकलोगे? उसके सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैं चुपचाप बाहर निकल आया और लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ा होकर देखा कि बाहर की दुनिया पहले जैसी नहीं लग रही थी। अचानक दूर कहीं एक हंसी गूंजी। वो हंसी पागलपन की थी, और उसी तरफ एक आदमी सड़क के बीच खड़ा था जो आसमान की तरफ चिल्ला रहा था। नंबर 5, एब्सर्डिज्म। वो आदमी सड़क के बीच खड़ा था, आसमान की तरफ हाथ फैलाए, हंसी और चीख के बीच का अजीब सा साउंड, जैसे किसी ने उसकी सैनिटी छीन ली हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। क्योंकि मैंने खोज बंद कर दी है। क्या खोज? वो जोर से हंसा। मीनिंग, पर्पस, ट्रूथ, सब बकवास है। हम एक ऐसी गेम खेल रहे हैं जिसका कोई जीतने वाला नहीं है। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और हवा में उछाल दिया। देखो, अगर हेड आया तो लाइफ का मतलब है, अगर टेल आया तो कोई मतलब नहीं। सिक्का गिरा, टेल। वो मुस्कुराया। देखा, कितनी आसानी से सब खत्म हो जाता है। उसने कहा, एब्सर्डिज्म यही है कि इंसान मीनिंग खोजने के लिए बना है, लेकिन यूनिवर्स के पास देने को कोई जवाब ही नहीं। उसके शब्द नाइफ की तरह तेज थे। हम हर रोज किसी इनविजिबल गॉड, किसी मॉरल सिस्टम, किसी पर्सनल गोल के पीछे भागते हैं, लेकिन आखिर में हम उसी जगह लौट आते हैं खाली हाथ। वो एक पल के लिए चुप हुआ, फिर फुसफुसाया, तो क्यों ना इस खेल को एंजॉय किया जाए बिना मीनिंग खोजे? क्योंकि अगर कोई आंसर नहीं है तो सवाल पूछने का क्या फायदा? उसकी आंखों में एक अजीब फ्रीडम थी,
जैसे उसने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर फिलोसॉफिकल बर्डन से खुद को रिलीज कर दिया हो। मैं पीछे हटता हूं और दूर एक पुराना चौक नजर आता है। वहां एक औरत खड़ी है। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर वो दर्द जो सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिन्होंने अपने एग्जिस्टेंस का मीनिंग खुद लिखा हो। नंबर 6, एग्जिस्टेंशियलिज्म। वो औरत ठंडी हवा में अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द के नीचे एक अजीब सी ताकत भी। मैंने पास जाकर पूछा, तुम यहां अकेली क्यों खड़ी हो? वो बोली, क्योंकि मैं इंतजार नहीं करती, मैं बनाती हूं। मैंने हैरानी से कहा, क्या बनाती हो? वो मुस्कुराई। मीनिंग। उसके शब्द सिंपल थे, लेकिन उनका वेट मेरे दिल तक पहुंच गया। एग्जिस्टेंशियलिज्म यही कहता है कि लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। कोई गॉड, कोई सिस्टम, कोई रूल बुक तुम्हें तुम्हारा पर्पस नहीं देगा। तुम्हें खुद उसे क्रिएट करना होगा। वो आगे बोली, फ्रीडम मिलना आसान है, लेकिन उसके साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें अपनी हर चॉइस का भार उठाना होगा। तुम गलत रास्ता चुनो या सही, ब्लेम किसी और पर नहीं डाल सकते। मैंने पूछा, और अगर मैं कोई मीनिंग नहीं बनाना चाहूं? उसकी आंखें गहरी हो गईं। तब तुम किसी और के बनाए मीनिंग में जियोगे और वो तुम्हें स्लोली डिस्ट्रॉय कर देगा। वो एक पत्थर उठाकर जमीन पर एक सर्कल बनाती है और कहती है, ये तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुम इसे खुद डिजाइन नहीं करोगे तो दुनिया इसमें अपनी कहानी लिख देगी। उसकी बातें मेरे सीने में एक आग छोड़ गईं। शायद पहली बार इस सफर में मुझे लगा कि कंट्रोल मेरे हाथ में हो सकता है, लेकिन उसके साथ डर भी था, क्योंकि अब एक्सक्यूज देने की जगह नहीं बची थी। मैं आगे बढ़ा और दूर एक चौराहे पर 2 रास्ते दिखे। एक रास्ता रोशनी में डूबा हुआ, दूसरा अंधेरे में। वहीं खड़ा था एक आदमी जिसके चेहरे पर हाफ स्माइल थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि मैं क्या सोच रहा हूं। नंबर 7, डिटर्मिनिज्म विरुद्ध फ्री विल। चौराहे पर खड़ा वो आदमी अपनी हाफ स्माइल के साथ मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में वो अजीब कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं कौन सा रास्ता चुनूंगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो हंसा, मैं वो हूं जो तुम्हारे सारे चॉइसेस पहले से जानता है। तुम्हें कैसे पता? वो पास आया और धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हारे जीन्स, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी कंडीशनिंग, ये सब तुम्हें पहले से डिसाइड कर चुके हैं। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास फ्री विल है। वो मुस्कुराया। फ्री विल? ये सिर्फ इल्यूजन ऑफ चॉइस है। तुम सोचते हो कि तुम डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा ब्रेन सिर्फ प्री रिटन कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। उसने अपने हाथ में एक पुरानी पॉकेट वॉच घुमाई और कहा, डिटर्मिनिज्म यही है कि हर एक्शन का एक कारण है और वो कारण किसी पुराने कारण से जुड़ा है। तुम्हारा हर स्टेप पहले से तय है। मैंने कहा, और अगर मैं अब इस रोशनी वाले रास्ते की जगह अंधेरे वाले रास्ते पर जाऊं? वो हंसा, तुम्हें यही कहने के लिए डिजाइन किया गया था और यही करने के लिए भी। उसकी बातों ने मेरे अंदर एक ठंडी लहर छोड़ दी। अगर ये सच है तो मैं कुछ भी बदल नहीं सकता।